एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें मिस्टर नंदन माथुर। मेरा टॉपिक है जिसके बारे में अभी बताया उन्होंने iCube ने, तो कि सोशल जो सर्विस है वो ह्यूमन बीइंग को क्यों करनी चाहिए। ठीक है, ये सारा जैसा कि मैं इंडिविजुअल ये मानता हूँ कि जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसका जो पहला स्टेप है वो आपके माइंड में क्लिक होता है जब आप थॉट करते हैं किसी चीज को करने का। जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं स्कूल में था, घर से स्कूल की तरफ जाता था रोज, तो देखता था कि मेरी स्कूल के रास्ते में कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं। 6th-7th क्लास में मुझे नजर आया कि यार ये झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे हैं, रोज बाहर बैठते हैं, इनके पेरेंट्स हैं, काम करते हैं। और 8th क्लास में आया तब भी वो वही सीन था, 10th क्लास में आया तब भी वही सीन था, 12th में आया, ग्रेजुएशन किया तब भी वही सीन था। तो इनइक्वालिटी को लेके मेरे अंदर क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है कि हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो चेंज, जो ग्रास रूट लेवल पे जो चेंज आना चाहिए वो ग्रास रूट लेवल पे चेंज आ नहीं रहा था। तो इनइक्वालिटी को लेके ये सब जर्नी स्टार्ट हुई। जाके लोगों में बात किया तो पता चला कि एजुकेशन के बारे में हम उनको बताएं, उससे पहले उनको यही मालूम नहीं है कि एजुकेशन क्या चेंज उनकी लाइफ में ला सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप जब भी सोशल वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले ये समझे कि आप किसी को जाके ये नहीं बता सकते कि एजुकेशन की ये फायदे हैं, एजुकेशन से आपको वो फायदा हो सकता है। पहले आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो लोग जिनको हम जाके हेल्प करना चाहते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। उन लोगों का स्टेट ऑफ माइंड चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जिस फैमिली के साथ मैंने ये स्टार्ट किया, उस फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 3 बच्चे थे। उनकी एज 4, 6 एंड एक 8 या 9 साल की एक लड़की थी। तो वो लोग रैग पिकिंग में अपने बच्चों को भेजते थे कि, तो उनका थॉट ऐसा था, जब मैंने उनसे बात किया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, तो उनका क्या माइंडसेट था, वो रैग पिकिंग करके तीनों बच्चे पूरे दिन में 50 से 60 रुपए कमा लेते थे। ठीक है, तो जब मैंने उनको बोला एजुकेशन, तब उनको दिखते थे वो 60 रुपए, है ना। मैं उनको बोल रहा था कि आप 60 रुपए छोड़िए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तब उनके दिमाग में क्लिक हो रहा था। ये जो इम्पैक्ट है ना, जो उनके जो थॉट को चेंज करना, इसको हमें अपना गोल बनाना चाहिए। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स के लिए जो हम लोग रोज दौड़ते हैं, इससे ज्यादा हमें ये सोचना है कि क्या इम्पैक्टफुल काम आप कर सकते हो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते। उन बच्चों से मैंने शुरुआत की, उनके पेरेंट्स को बताया कि भाई हो सकता है कि मेरे जो 4 फादर हैं या उनके जो फादर हैं, हो सकता हो कि वो भी ऐसी ही किसी झुग्गी झोपड़ियों में हमने रहा होंगे हम लोग। तो वहां से उनको हमने अपनी जर्नी बताई कि हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई की तो क्या चेंजेस आए। उनको रिलेटेबल करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पहले दिन आप जाके किसी को एजुकेशन के बारे में नहीं बता सकते। आज मैं आपको जो एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, आप बहुत रिलेटेबल हो उस चीज से कि हाँ भाई एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन से क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे आदमी बैठा है, उसको अपने लेवल तक लाना पहले बहुत जरूरी है। गलती हम ये सोशल वर्किंग में ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही वो सामने वाला सोच रहा है, या हम इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी कि हमें लगता है कि यार एजुकेशन से इतनी सारी चीजें चेंज हो सकती है, ये लोग क्यों नहीं मान रहे इस चीज को। ये लोग इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये सेम स्टेज पे नहीं है। तो उनके पेरेंट्स को हमने बताया कि देखिए आप हमारे को लीजिए, हमारे पेरेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमारे जो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने 8th क्लास 10th क्लास बड़ी मुश्किल से की होगी, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तब उन्हें पता चला कि अच्छा ओके, 0 यहाँ पे हमारे पास भी था 0, आज हम 100 पे हैं, तो हम पहले 0 पे भी थे। इस दोनों के बीच की जो जर्नी है, वो जर्नी एजुकेशन से हमने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। इस जर्नी के अंदर एजुकेशन बड़ा मैटर करता है। उन पेरेंट में से जो थे वो ड्रिंक किया करते थे। अब जहां तक बात है कि उन तक पहुंचना, उनका ट्रस्ट गेन करना, जब झुग्गी झोपड़ी में कोई इंसान बैठा होता है ना, तो उसके पास सबसे बड़ा जो चीज होती है वो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि भाई खाना उनकी सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि वो सुबह काम करते हैं, शाम को उनको खाना होता है इस वजह से। तो फिर फूड को हमने एक मीडियम बनाया। इस फूड को मीडियम बनाने में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में किया है वो है रॉबिन हुड आर्मी, जिसके वॉलंटियर्स आज मेरे साथ में हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशन जीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी तरह का मॉनेटरी डोनेशन, मॉनेटरी फंड हम रेज नहीं करते हैं, और हम लोग फूड वेस्ट को लेके काम करते हैं। तो धीरे धीरे जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ उनके पास में हम लोग जाने लगे, बात किया उनसे, उनका ट्रस्ट गेन किया। उसमें से जो बच्ची थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8 या 9 साल की वो बच्ची, उसको हमने पहले टारगेट किया, उसको समझाया एजुकेशन के बारे में, बेसिक एजुकेशन जो एकेडमी के तौर पे जैसे हम लोग ट्यूशन जाते हैं, वैसे बेसिक एजुकेशन पहले हमने उनको उस अंडर प्रिविलेज एरिया में जाके दी कि नॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो सेंस है। जैसे आप लोग जाएंगे तो अगर हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप लोग तो देखा होगा कि इतना इजी नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके घर पे अगर सर्कुलर फूड है, आप जाके अंडर प्रिविलेज एरिया में देखेंगे तो वो लोग एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं, या लोग आपसे छीना झपटी करने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बैकस्टेप कर देते हैं इस चीज को लेके। तो उन लोगों को वो मैनर्स, जो जीरो मैनर्स जिसको हम कहते हैं ना, कि जो नॉर्मल लाइफ में एकदम मैनर्स हम लोग सिखा सकते हैं, वो मैनर्स हमने उनको वहां पे सिखाया। उसके बाद हमने उनको धीरे धीरे बोर्ड पे कैसे काम किया जाता है, ABCD से स्टार्ट किया। वो सब करने के बाद उनमें वो इंटरेस्ट जगा कि हमको ये रैग पिकिंग नहीं करनी है, हमको एजुकेशन के साइड में जाना है। फैमिली को समझाना और बच्चों को स्कूल भेजना, इसमें सबसे बड़ा टास्क आपको ऐसा लगता होगा कि बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन ये गलत है। फैमिली को समझाना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी, और उस टाइम में भी था जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। और ये मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 99 प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक ही है, वो है एजुकेशन। एवरी चाइल्ड एजुकेशन उसको मिले तो हम बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते थे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे फोन के अंदर 1000 लोगों का नंबर होता है, लेकिन जब मुश्किल में होते हैं ना तो उसमें से हमें सर्च करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, किसको फोन करें। जिसको फोन करते हो बोलता है हम बाहर हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, ऐसा है ऐसा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1000 कॉन्टैक्ट हो, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई एक सच्चा कॉन्टैक्ट हो आपके पास में जो आपकी हेल्प कर सके। तो उसने मुझे बोला कि यार बहुत ट्राई किया हमने फैमिली में, लेकिन हमको कोई डोनेट करने वाला नहीं मिला, ब्लड डोनेशन वाला। मुझे बोला अच्छा ठीक है। और ये बात करते करते वो जो डेसिंग आदमी था ना, तो मुझे लग रहा था कि मतलब टॉल आदमी, और उसकी आंखों में से लिटरली आंसू आ रहे थे। तो उसने बोला कि आपने मेरी हेल्प कर दी, प्लीज आप ये मेरी तरफ से रखिए। ठीक है, उस दिन मैंने उसको आदमी को ये बोला कि मैंने बोला कि देखिए ये तो आपके पास पहले भी था जो आप मुझे गिफ्ट करने वाले, लेकिन इससे क्या आप ब्लड खरीद पाए? नहीं खरीद पाए ना। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ना आप लोगों की, कि जो मेटलिस्टिक लव है हमारा मनी को लेके या किसी और चीज को लेके, ये जब तक चेंज नहीं होगा ना माइंड में, हमारे में अंदर में, तब तक हम यही इजीनेस पे चलते चले जाएंगे कि हमारे पास में ये है तो हम इससे ये ले लेंगे। ये जो एक साइकिल है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी के ऊपर। आप उसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद लाइफ में, ठीक है, कभी आपके पास कोई कॉल आए हेल्प के लिए, नॉट ओनली ब्लड डोनेशन के लिए, हेल्प के लिए, तो आप कभी पीछे मत होना। ठीक है, तो ये जब मैंने वर्ड तो वो उस बंदे ने मुझे गले लगा के, वो इतना रोया है ना बंदा, तो ये जो चीज थी ना, इसने मुझे मोटिवेट कर दिया। और जब मैं अंदर फॉर्म फिल कर रहा था, छोटे छोटे है ना लाइफ में, जिसे हम मोज़ेक कहते हैं ना, पीसेस, जो पीस है ना हमारी लाइफ के, जो मोज़ेक है, उसको हमको एक क्लब करके पूरा एक फ्रेम करना चाहिए। पीछे मुड़ के हम जब लाइफ में देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं, जब हमें लगता है कि आने वाली लाइफ में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। या कभी आप ऐसे रोड चलते किसी पेरेंट को देख रहे हो, बच्चे को हाथ में पकड़ के चल रहा है, सामने से एक आदमी को आप देख रहे हो जो अपने फादर का हाथ पकड़ के चल रहा है क्योंकि वो एजेड है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बड़ा सुंदर है। हर जगह आप घूमेंगे ना तो इस चीज के ऊपर क्लिक करना बहुत जरूरी है। मैं यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ कि हर जगह, वैसे तो पूरी लाइफ है ना, कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, उस प्रॉब्लम में से कुछ अच्छाई ढूंढो अपने लिए। जब आप खुद खुश होंगे तो, जैसे मैनेजमेंट के कई सारे लोग होंगे, यहाँ पे हेनरी फियोन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका एक स्टेटमेंट है, हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। इसका मतलब ये है कि जो खुश जो कर्मचारी होते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वो बड़े ही प्रोडक्टिव होते हैं, बड़ी है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ है,
हम जब तक हैप्पी नहीं होंगे ना तो हम खुशियां जाके बांट नहीं सकते। इसलिए हमें पहले खुश होना जरूरी है। हमें खुश होने के लिए हमारे पास कुछ बहाने होना जरूरी है। ये मेटलिस्टिक थिंग्स होनी जरूरी नहीं, हमारे पास कुछ बहाने होने जरूरी है। मैं आपको जोधपुर की बात बताऊं, आपके घर से हो सकता है कि 500 मीटर 1000 मीटर दूर की मैं बात बताऊं, मैंने एक कटोरी गर्म दाल के लिए सड़क किनारे लोगों को रोते देखा है ना। 5 महीने 6 महीने के बच्चों को अखबार के अंदर लपेट के किसी माँ को अपने बच्चे को ऐसे मतलब हाथ में लिए हुए देखा है मैंने रोडों पे, ठीक है। 8 to 7 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन हम कई बार देखते हैं कि उनके सिर के ऊपर ईंटों का बोझ है, बच्चों को पालने के लिए वो लोग घूम रहे हैं। इन सब लोगों को आप जब देखते हो ना तो वो मोटिवेशन आपको मिलता है कि हमें इन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। वो कर आप कैसे सकते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक जो चीज है वो मैंने आपको बताई कि पहले आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ भी बदलने के लिए आपको पहले अंदर से खुद को बदलना होगा। महात्मा गांधी का जैसे वर्ड है ना कि अगर वर्ल्ड को आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। तो उस चीज को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये मैं मेरी लाइफ के जैसे बोलते हैं ना कि कुछ सेट ऑफ, जैसे सबसे बड़ी मेरी जो एक पहली पॉलिसी है जो मैंने खुद ने बनाई है कि मैं किसी की मदद करके उसको कभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बच्चे ये सोचें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हमारे को हेल्प करी तब हम जाके पढ़ पाए। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे अपने पेरेंट पे हमेशा प्राउड करें कि हमारे फादर मदर ने मेहनत की और हमको आगे बढ़ाया। मैं जनरेशन को ये चीज तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी की मदद करके कभी कोई समझौता उसके साथ मत करना। कई बार बोलते हैं ना हम, जैसे कि कोई आप किसी के आंसू पहुंचने जाओगे तो उससे समझौता करके आओगे कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मेरी हेल्प करो। तो नंबर शेयर करना, फोटो शेयर करना, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आप मोमेंट को जिए जरूर, कैप्चर। आजकल हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे ना तो मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खींच रहे हैं, लेकिन उसको जी नहीं रहे। अब किसी ने अभी थोड़े दिन पहले मुझसे पूछा कि आपकी लाइफ का सबसे सुंदर मोमेंट आप मुझे बताइए। तो मैंने अपने फादर को भी लास्ट ईयर ही खोया है ना, अगस्त में। तो हम अहमदाबाद में थे उस समय में। मेरे फादर को ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रॉब्लम थी, साथ में कार्डियक की भी प्रॉब्लम थी। तो मैं एक मॉल के अंदर मैंने एंटर किया, अपने फादर का मैंने हाथ पकड़ रखा था। सामने से मैं जैसे लगा रहा था ना मोमेंट को, सामने से एक मेरे जैसा मेरी हम उम्र का बंदा था, वो अपने छोटे से 2 साल के बेटे को बिल्कुल मेरे सामने से ला रहा था। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा और स्माइल की ऐसे नॉर्मली, मैंने भी स्माइल किया। एंड देन सडन ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब कुछ मोमेंट होता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। मुझे ऐसा इतनी सारी भीड़ भाड़ में मुझे ऐसा उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार वो 30 साल का आदमी 2 साल के बच्चे को लेके आ रहा है, मैं 30 साल का आदमी अपने 64 इयर्स के सन को, जिसको मेरी जरूरत है, उसको लेके मैं चल रहा हूँ। ये कितना अच्छा मोमेंट है, ये कितनी लॉन्ग जर्नी है। इसको आप देखिए कि जब उस बच्चे को अपने पिता की जरूरत थी तो पिता उसके साथ में था। आज मेरे पिता को उसके बच्चे की जरूरत थी तो मैं उसके साथ में था। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट है। कई लोग जैसा बोलते होंगे ना, आप लोगों को भी आगे चल के कई लोग बोलते होंगे कि भाई जोधपुर से ऐसा क्या प्रेम है आपको, फैमिली से ऐसा क्या प्रेम है कि आप बाहर नहीं जा सकते या ये नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी के साथ कौन सी सिचुएशन में खड़े हो। आज मेरे पेरेंट्स को जो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं उनके साथ में था, तो इससे बड़ी खुशनसीबी तो और कोई हो नहीं सकती। बच्चे को पेरेंट्स की जब जरूरत थी तो पेरेंट्स उसके साथ में थे। ये जो छोटे छोटे मोज़ेक की जहाँ पे मैंने बात की ना, ये जो छोटे छोटे पल है ना, ये आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब जैसे मेरा टॉपिक है ना कि व्हाई शुड यू प्रैक्टिस सोशल सर्विस, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अफेक्शन, लव, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन, जिसको हम करुणा कहते हैं, कि कंपैशन, ये सब चीजें हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसा काम करें जो प्योर एसेंस है ना, लव का, कंपैशन का, सिंप्लिसिटी का या सोशल वर्क का, ये हम लोग उनके साथ में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिनको हम जानते नहीं है पहले से। कोई अननोन आदमी आपसे आके कुछ मिलेगा और आपको अफेक्शन अपना बताएगा, तो वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है अफेक्शन की, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है लव की, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है सक्सेस की, इनर सेंस की। कि भाई आज कई लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ मैंने बात की रोबन हुड आर्मी की, तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर
तो कई सारे लोग हैं कि जिनको हमने रैग पैकिंग करते देखा है कुछ साल पहले ही, आज उनको ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते देखते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है ना, उसका कोई और मुकाबला नहीं किसी और चीज के अंदर में। वो लोग आके हमको हैंडशेक करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, लाइन में वो लोग खड़े हो रहे हैं। ये जो चीजें हमने चेंज की है ना, यही हमारा मेन मकसद था करने का, कि यही सारी चीजें हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें। जहां तक एजुकेशन की, मैं आपको वापस से एक बार बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, एजुकेशन उसके अंदर एक स्पाइन की तरह है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन आप में क्या लाता है? हर जगह आप लाइफ को पूरी उठा के देख लो ना, हर जगह आपको हर डे कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। इस वक्त भी आपको डिसीजन लेना है कि मेरी बात सुने या ना सुने, है ना, पर आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। वहीं पे कोई अनएजुकेटेड लोग होगा तो वो नेग्लेक्ट करेगा चीजों को। तो ये जो डिसीजन है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में सारी एजुकेशन का खेल है ना। तो उन लोगों को ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में वो ट्रांसफॉर्म होकर कहीं पे जॉब लग जाएगी उन लोगों की, पर जो डेली बेसिस पे उनको जो डिसीजंस लेने हैं वो उनको एजुकेशन लेना बताती है। क्या हम जैसे उनको बताते हैं कि अभी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी होती है। कुछ लोग हैं कि कमा तो रहे हैं पैसा, लेकिन वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं तो कोई और तरह की मेडिकल उनको इश्यूज आने लग जाते हैं, तो वो मेडिकल का उनको समझ नहीं है, कोई डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हमको कैंप्स लगाने पड़ते हैं। रही बात की कुछ राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की, जैसे आप लोग मेरे टॉपिक में भी है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो पैरा लीगल सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से भी सारे अंडर प्रिविलेज लोगों को मिलती है, लेकिन हम लोग हमारे बिहार पे एज इंडिविजुअल हम लोग करते हैं उनके साथ में। तो ये सारी चीजें, अब ऐसा है कि उनको मालूम है कि ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, बट वो जो डिसीजन मेकिंग जो है ना, डिसीजन मेकिंग लोगों में जगाना बहुत जरूरी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उनके साथ में बैठ करेंगे, उनके साथ में फैमिली रिलेशन हो हमारे, उनके बच्चों के साथ में हमारे रिलेशन हो, हम लोग रोज वहां पे जाएं, उनसे बात करें, क्योंकि एक दिन में कुछ बदल जाएगा ये सोचना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। धीरे धीरे सोशल वर्किंग जैसे आप लोग करते रहते हैं धीरे धीरे, तो आपके अंदर भी एक कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपको लगता है कि यार कुछ चेंज हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक दिन में चेंज चाहने वाले लोगों में से हैं। बहुत फास्ट मूविंग हम लोग सोचते हैं कि यार एक दिन में हम लोग कुछ चेंज ला देंगे किसी की लाइफ में, किसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो एक दिन में चेंज लाने वाला सिनेरियो सोशल वर्क में तो बिल्कुल भी नहीं है। ओवर द पीरियड आपको बहुत सालों तक काम करना पड़ेगा, तब एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फील होगा कि अच्छा चलो कुछ चेंज हुआ है। उसी तरीके से सोशल वर्कर एक तो सबसे पहली बात अंदर से खुद बहुत हैप्पी होता है, बहुत सेटिस्फाइड होता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, जितना वो करना चाहता है, जिस तरीके से वो कर सकता है वो कर रहा है अपनी तरफ से। वो बहुत ही काम एंड कूल जिसको कहते हैं ना, उस टाइप के लोग होना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको खुद को उसमें मास्टर होना पड़ेगा, तब जाके आप किसी की मदद कर पाएंगे। सोशल वर्क आप में से ईगो कट कर देता है, कॉम्प्लेक्स अगर आप में से है तो कॉम्प्लेक्स कट कर देता है। साथ ही साथ जो कंप्लेंट इट मींस कि लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार मैं क्यों करूं, इतने सारे लोग हैं वो तो नहीं कर रहे। तो ये जो कंप्लेंट है ना आपकी कि मैं क्यों करूं, कोई और नहीं कर रहा या कोई और कर देगा, मैं क्यों करूं, ये सारी चीजें आप में से निकल जाती है। डू योर बिट एक बहुत अच्छी चीज है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है, बाकी सब रेस्ट ऑफ थिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। मैं लोगों को इंस्पायर कब कर पाऊंगा? जब वो मेरे नाम से ज्यादा मेरे काम से जाने, ठीक है। आज जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, इन सब की क्वालिटी ही यही है कि ये लोग अपने काम से जाने जाते हैं, अपने नाम से नहीं। और एक सोशल वर्कर की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा जो गिफ्ट आप उसको अगर दे सकते हैं तो वो यही है कि लोग ये बोलना चाहिए कि अच्छा ह्यूमन राइट्स, एनिमल्स, फूड, एजुकेशन, ये सारे काम वो रजत हैं वो करते हैं, ना कि कोई ऐसा बोले रजत मतलब अच्छा वो जो एनजीओ में है वो ये है। तो इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको सुपीरियर बनाता है, आपका वर्क आपको सुपीरियर बनाता है। आपका वर्क अगर पहचाना जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात और कुछ सोशल वर्कर की लाइफ में कुछ हो नहीं सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।